Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the third lecture of our series Nature of Light and Electromagnetic Spectrum. And in the last two lectures we have covered the basics of our electromagnetic spectrum, as well as we have learned the different theories and concepts of a light, and we have concluded that light possesses the dual nature. Either it may travel into the straight line, as well as it may be able to travel in a waveform, but the both nature of a light cannot be revealed at the time simultaneously. So once light is showing the nature of a स्ट्रेट लाइन, जैसे कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में होता है, तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ही पता चल रहा होता है. बट वी वांटेड टू स्टडी अबाउट द वेव नेचर ऑफ अ लाइट. तो डायफ्रैक्शन और यहाँ पे इंटरफियरेंस ऑफ लाइट दो फेनोमेनाज है, अगले साल में आने वाले हैं आपके पास, तो उनकी एग्जांपल्स को आप कोट कर सकते हैं कि लाइट ट्रेवल इन अ वेव फॉर्म. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द concept which we have discussed in the last lecture is the spectrum. What is a spectrum? If you remember clearly, when the white light or a beam of light passes through the denser medium, it will split into the components. और यहाँ पे denser medium क्या लिया था हमने? Prism लिया था. It will split into the component. That components of a light, that splitted components of a light we call the spectrum. ठीक है? And the process we known as कैसे जानते हैं आप उसको? जी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ठीक है, क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट. अगर आपको याद हो तो वो वेवगाइड था, और वेवगाइड के अंदर जो हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज था, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है. तो यहाँ अगर आप नोटिस करें तो इन्होंने यहाँ पर दी हुई 400 नैनोमीटर डीप ऑफ द वायलेट, और जो है क्या कहते हैं 750 नैनोमीटर. नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ डीप रेड. ये वो है जो कि विजिबल है. इनसे ज़्यादा या कम होंगी वेवलेंथ, तो वी आर अनएबल टू सी विद द नेकेड आई. So we need a special instrument to visualize those spectrums which is beyond infrared or the ultraviolet. In this connection, we are moving ahead with the topic electromagnetic spectrum. What is scientist जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. ठीक है, इसका ईयर आपके सामने आ रहा है. इसने किया क्या काम था? इसने कहा था कि जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन इफ यू रिमेंबर द चैप्टर 12 डिस्कशन, ऑसिलेशंस इज वन ऑफ द कंप्लीट राउंड ट्रिप और द कंप्लीट ट्रिप मूवमेंट ऑफ अ बॉडी. ठीक है, इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं. तो कहते हैं इलेक्ट्रिकल पल्सेस या इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस जो हैं, जो जनरेट होती हैं, दे विल ऑल्सो कैपेबल टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर दोज वेव्स which when current is being generated they are formed, and when current is being switched off they will be disappear and vanish. So it means if we are founding some electromagnetic waves surrounding us, it means there should be Hello viewers, if you like our online lectures, so keep like, share and subscribe our YouTube channels, the NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor M.M. Manzoor official. चलें जी, ऐड तो आपने सुन लिया. सो लेट्स मूव बैक. सॉरी अबाउट दैट वन कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की, और मैक्सवेल ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपके पास ऑसिलेशंस थी, उससे उसने कहा कि ये ऑसिलेशंस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं. और व्हेन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेव, तो इसका मतलब खुद ब खुद हो जाता है कि वेव के साथ साथ वो वेव्स जो हैं स्पेक्ट्रम भी बना रही होंगी, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग विद द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ. वंस द थिंग्स आर मूविंग विद द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ, वी कॉल कि यहाँ पे हमारे पास उसका स्पेक्ट्रम भी बन सकता है. यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है, तो इस स्लाइड में अगर आपको साथ नजर आ रही है, ऑल्सो ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और उसने क्या फाइंड किया? उसने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्वांटिटीज पजेस करती है, वो तकरीबन उसकी वेलोसिटी बराबर होती है लाइट की वेलोसिटी के इन वैक्यूम, यानी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है. तो इसलिए इसने उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लाइट वेव्स के मसावी करार दिया, और उनसे बनने वाले स्पेक्ट्रम को भी जो है उसने जो है क्या कहते हैं ये चीज़ों को अलाइन किया. वो जो स्पेक्ट्रम बन रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसकी कई सारी क्लासिफिकेशंस थी, कई सारे कंपोनेंट्स हमें हासिल होते हैं, सच एज द रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल वेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गैमा रेज एक्सेट्रा. ठीक है, इनकी कुछ छोटी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, ये आपके सामने स्क्रीन पे. फॉर एग्जाम्पल रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स क्या है? आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द लार्ज रेंज ऑफ अ वेवलेंथ फ्रॉम द फ्यू मिलीमीटर टू द सेवरल मीटर्स. यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव बात है वो क्या है कि रेडियो वेव की कि इसकी वेवलेंथ हमेशा बड़ी होगी. माइक्रोवेव शॉर्टर वेवलेंथ से होती हैं. इसकी रेंज क्या बता रहा है? पहले वाले की क्या बताया था? ऊपर देखिए क्या लिखा है, कुछ मिलीमीटर से लेके सेवरल मीटर तक होती हैं, और ये 1 मिलीमीटर से लेके
कहाँ यूज़ होती हैं? रेडार और माइक्रोवेव ओवंस के अंदर यूज़ होती हैं टू गेट द डायरेक्शन एंड टू गेट द हीट विद इन द माइक्रोवेव। रेडार के अंदर जो है क्या कहते हैं, डायरेक्शन के तौर पे होती है, और इधर माइक्रोवेव के अंदर ये आपके ओवन की हीट एक्यूमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सिमिलरली इंफ्रारेड, इसको आल्सो हीट वेव्स भी कहते हैं। These waves radiated by the hot bodies of a different temperature. The Earth atmosphere is at the mean temperature of 250 Kelvin and radiate the infrared rays with the wavelength having a mean value. Mean value कैसे कहते हैं? Average value को 10 माइक्रोमीटर्स के करीब उनकी वेवलेंथ होती है। इसके अलावा विजिबल वेवलेंथ है, इसकी रेंज 400 से 700 नैनोमीटर्स तक होती है। इसका इस्तेमाल या इसकी विजिबिलिटी क्या है? द पीक ऑफ अ सोलर रेडिएशन इज एट द वेवलेंथ अबाउट 515 नैनोमीटर। ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव इन दिस वेवलेंथ, ठीक है। इस आई को इसीलिए वो वेव्स हमें नजर आने की कोशिश करते हैं। अल्ट्रावायलेट है, वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 380 नैनोमीटर डाउन टू द 60 नैनोमीटर। ये कहाँ से आती हैं? हॉटर स्टार्स से आती हैं। मीन टेम्परेचर ग्रेटर देन द 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली एक्सरेज, वी ऑल आर फेमिलियर विद द एक्सरेज। दीज रेज आर बीइंग यूज्ड इन द मेडिसिन पर्पस, और ये यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से यूज होती हैं, किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं, आपको सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। सिमिलरली इसके बाद हमारे पास एक्सरेज के बाद वी हैव गॉट द गैमा रेज एज वेल। इसके बाद गैमा रेज है हमारे पास। गैमा रेज क्या होती है, इनकी वेवलेंथ कितनी होती है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। थोड़ा सा यार खुद से भी पढ़ते हैं। 10⁻⁻11 मीटर से लेकर और कहाँ तक चलती हैं आगे? दे आर इमिटेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ अ radioactive element, if you remember, or inshallah in the coming chapters in the nuclear physics chapter we are going to cover ke some radioactive element will emit the alpha particles, beta particles and gamma rays. So these gamma rays are these one, and we can use the gamma rays for the radiation purpose as well as the nuclear fission and fusion. ये भी इसके लिए भी इस्तेमाल हो रही होती है। ये आपके पास एक छोटा सा टेबल आ गया है जिसमें मुख्तलिफ रेंज और उनकी फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई है। इफ़ यू आर गोइंग विद द बुक, तो मेरे पास जो पुरानी बुक है उसमें 323 पेज नंबर पे ये डायग्राम अवेलेबल है। ठीक हो गई बात? ये यहाँ तक समझ में आती है? कोई मसला इसके अंदर? अच्छा, अब आता है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब पहला सवाल तो ये कि जी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, फिर हम देखेंगे व्हाट आर ग्रीन हाउसेस। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट देखिए अर्थ है, अर्थ के ऊपर कई सारी लेयर्स हैं और उन लेयर्स से सूरज की रोशनी छनकर हम तक आ रही है। पहली बात ये समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई। जो सूरज की रोशनी हम तक आई यानी ज़मीन की सरफेस पे आई, तो ज़मीन की सरफेस पे आने के बाद वो ट्रैप हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रैप्ड हो जाती है, और वो वहाँ से वापस जाने के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं होती है। यूँ कह लीजिए क्योंकि वो ट्रैप हो गई है तो लिहाजा वहाँ पे नज़र नहीं आ रही थी। ये देखिए मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे कर रहा हूँ। अर्थ बिकम द वार्म, जब हीट आती है तो अर्थ क्या हो जाती है आपके पास? वार्म हो जाती है, और उस वार्मनेस की वजह से होता क्या है कि वो उस लाइट को प्रॉब्लम होती है वापस जाने में, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट ट्रांसपेरेंट टू द विजिबल लाइट बट ओपैक कहते हैं गैर शफाफ को, इंफ्रारेड रेडिएशन दिस रिजल्ट। ये देखिए यहाँ पे वो बात आ गई जिसकी मैं जिक्र कर रहा था। इस पूरे प्रोसेस की वजह से होता क्या है? ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी इन द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में एनर्जी क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है। तो ये जो ट्रैपिंग ऑफ द एनर्जी है, इस इफेक्ट को हम पर्टिकुलरली क्या कहते हैं? आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अगर एक जर्नल सी डेफिनेशन देखना चाहें तो हीटिंग ऑफ अ एटमॉस्फेयर, क्योंकि हीट ट्रैप हो गई थी तो लिहाजा हीटिंग ऑफ अ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो मौजूद होते हैं उसकी वजह से वो हीट वहाँ पे मुक़य्यद हो जाती है, कैद हो जाती है और वो ट्रैप हो जाती है। इस ट्रैपिंग ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ सवाल होता है कि व्हाट इज ग्रीन हाउस, व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ ग्रीन हाउस। तो इसी के नीचे देखिए एनालोगस मतलब सिमिलर इफेक्ट ग्रीन हाउसेस में भी होता है। अब ग्रीन हाउसेस होते क्या हैं उनको ज़रा सा देख लें ताकि आपको समझ में आए कि ग्रीन हाउस है क्या और फिर उसके साथ किस तरह से होता है। तो व्हाट इज ग्रीन हाउस? ग्लास ऑफ अ ग्रीन हाउस अलाउज, यहाँ पे आप देखें नोटिस कीजिए, ग्लास ऑफ अ ग्रीन हाउस अलाउड द लाइट टू पास थ्रू एंड हीट इनक्लोज टू द ग्राउंड। ऊपर से एक ग्लास का घर बना हुआ है, उस ग्लास से ऊपर से हीट आई और हीट अंदर चली गई। क्योंकि ग्लास ओपैक होता है, गैर शफाफ होता है, तो वो हीट वापस जा नहीं पा रही होती। इसकी वजह से नीचे का टेम्परेचर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। यही वजह है कि सर्दियों के अंदर हमें जो रातें हैं वो हमें थोड़ी वार्मर मिलती हैं, ठीक है, तो नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। इसको आगे बढ़ाते हैं।
Sometime greenhouse effect is so great we can feel it. For example in winter, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि विंटर के अंदर नाइट में थिक क्लाउड्स की मौजूदगी में, क्योंकि थिक क्लाउड उस डेंसर सरफेस का रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से एनर्जी ट्रैप हो जाती है और वो हमें लाइट जो है और नाइट जो है वार्मर हमें मिलना शुरू हो जाती है। इसको ज़रा सा एक ग्राफिक्स के अंदर देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे देखें, सूरज से रोशनी आ रही है, नज़र आ रही है, सूरज से रोशनी आ रही है ये आपके सामने, और सूरज की रोशनी जब आपके पास इधर आके टकरा रही है तो आपको ये नज़र आ रहा है, ये लेयर जो बनी हुई है एटमॉस्फेरिक, इसमें ये हीट वापस नहीं जा पा रही। देखें यहाँ से टकरा के ये रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से ज़मीन की सरफेस वो हीट कैप्चर कर लेती है और ज़मीन इज़ वर्किंग लाइक अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी एक और एनिमेशन देखते हैं, आपके सामने नज़र आ रही है आपको एनिमेशन। सूरज की रोशनी है, ये ग्लास हाउस है, अंदर पौधे लगे हुए हैं। इस ग्लास हाउस में ये रेडिएशन देखें, ये हीट आई, हीट नज़र आ रही, थोड़ा क्लोजअप करें, ये हीट आते हुए दिखाएं सूरज की रोशनी से, ये हीट नज़र आ रही है, ये हीट अंदर चली गई, जैसे ही अंदर गई तो ये रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से वापस जा रही है। लेकिन चूंकि ग्लास है तो ग्लास की वजह से ये अंदर ही ट्रैप हो रही है, नज़र आ रही है, ये अंदर ही ट्रैप हो रही है, उसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर वार्मर होता चला जा रहा है और इस इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहाँ पर तकरीबन फिनिश हो रहा है, बल्कि हो गया। सिर्फ एक बात और भी है कि इसके हैजर्ड्स भी हैं, कोई नुकसानात भी हैं ग्रीन हाउस के। तो यस, देयर आर द सो मैनी हैजर्ड्स आर देयर। हैवी इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स आर पोल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो डैमेज द ओजोन लेयर, ओजोन का फार्मूला क्या होता है O3, तो ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं। ओजोन लेयर को जब डैमेज कर रहे हैं तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो जो रे आती है तो कार्बन, ओजोन डैमेज होगा तो क्या बनाएगा, वाटर वेपर, और क्योंकि हाइड्रोजन फिजा में मौजूद है वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें ये पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इसकी वजह से होता है ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आ रहे हैं उनकी वजह से हो क्या रहा है यहाँ पर कि वो आपका टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। अगर इसके लिए आप वेरीफाई करना चाहें, अपने पेरेंट्स से पूछें तो इतनी गर्मी पहले नहीं पड़ती थी जितनी आजकल पड़ रही है, जस्ट बिकॉज वी आर डैमेजिंग ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी। हम डैमेज कर रहे हैं ओजोन लेयर को, और ओजोन लेयर के होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू दिस द टेम्परेचर ऑफ अर्थ में राइज, ये मैंने सारी बात कर दी है। और इसी तरह से अंटार्कटिका के अंदर भी जो है बर्फ़ पिघल रही है, और अगर वो सारी बर्फ़ पिघल गई तो दुनिया के अंदर दोबारा तूफान नू एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये बात भी आपको समझनी चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट नुकसानदेह भी है। ख़ास लिमिट तक तो ठीक है, जैसे इस पौधों के केस में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाया तो एक ख़ास किस्म की एनर्जी इन पौधों को, जिनको हर वक्त हीट चाहिए, मिल सकती है। लेकिन अगर हम इसको तवातर के साथ करें या बहुत ज़्यादा रखें तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह या नुकसान का बायस बनेगा। यहाँ तक ये बात मुकम्मल होती है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर था हमारा ये, ठीक है जी। तो ये आपने तकरीबन तमाम चीज़ें मोस्टली देख ली हैं, कवर कर ली हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा ये टॉपिक, और अच्छे से आपने इसको प्रिपेयर करना है और कवर करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर, इसके मुताबिक आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ईजिली कॉन्टेक्ट अस बाय फिलिंग द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म विच इज़ गिवन इन द लिंक बिलो, एज वेल एज यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑन कैंपस स्टाफ। ओके, अगला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे दैट विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। आपकी स्क्रीन पे हमारी तमाम इंस्टीट्यूशंस की एडमिशन ओपन आ रहे हैं। इफ़ यू लव आवर लेक्चर एंड इफ़ यू वांटेड टू जॉइन आवर कम्युनिटी, you are most welcome. Even if you wanted to check online our lectures, you can subscribe these two sites with our intentions। तो यहाँ पे आपने गो थ्रू करना है और अच्छे से काम करना है। सो उम्मीद है, अच्छा एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि फास्ट सेक्शन भी हमने शुरू कर दिया है। जो लोग हाफिज़ कुरान है, दे वांटेड टू डू देयर मैट्रिकुलेशन विद इन द 3 years, डेफिनेटली दे आर गेटिंग टू कॉन्टेक्ट एंड टू बी इन टच विद अस, और दे विल गेट द मोस्ट ऑफ थिंग। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।